नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास प्रोग्राम में। उत्तराखंड के देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने उत्तर प्रदेश में कराए जा रहे एक निजी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों ने पत्र लिखकर न्योता देने के मामले में तूड़ पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर सरकारी स्तर पर इस तरह के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री का यह निजी धार्मिक कार्यक्रम है। इस तरह के आदेश से प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इससे प्रदेश सरकार और उत्तराखंड राज्य की छवि भी धूमिल होगी। पर नहीं रहेंगे, आपदा का सीजन है, लेकिन वो बरेली में फूड और सिविल सप्लाई के अधिकारियों को बुला रही हैं। आपको नहीं लगता सर ये निरंकुशता है और इस पर कहीं ना कहीं नैतिकता लोगों को देखनी चाहिए? अभी ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं है, आएगा तो उसको देखेंगे। अभी क्या देखिए, रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा, आप सब भी आमंत्रित है। तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। जाने कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है, और जो इस छोटी मानसिकता का प्रतीक आज के परिवेश में वो ये दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो करण मेहरा कहाँ थे जो जिस समय जो है एक निजी कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम कर रहे थे अपनी सुपुत्री का, तो उसमें उनकी विचारधारा कहाँ गई? लेकिन सरकारी आदेश जारी होना सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा निमंत्रण सबको है, और रही बात आप जिस भाषा शैली का आप कह रहे हैं, उस भाषा शैली का जवाब आप संबंधित से पूछेंगे तो बेहतर हो। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था कुछ दिन पहले कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी, आपदा आ सकती है, बरसात का मौसम है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर में कोई कार्यक्रम हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें आप कार्ड दे सकते हैं अपनी तरफ से, आप आमंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी उच्च अधिकारी के माध्यम से मातहतों को आदेश जारी नहीं होता। ये चिट्ठी सरकारी चिट्ठी है। एक निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी चिट्ठी लिखने का, सरकारी आदेश करने का क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं। और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में है। जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, जहां वो अपॉइंटेड हैं वो वहीं रहेंगे, तो कैसे उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है? बरेली आने के लिए कैसे कह सकती है एक मंत्री? ये तो मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना है, और एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी प्रदेश में। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हमने विरोध किया, और हम नहीं चाहते कि प्रदेश में जिस समय भारी बरसात चल रही है, कांवड़ की यात्रा चल रही है, ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारियों को अगर कोई मंत्री अपने यहाँ बुलाने के लिए, अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए सरकारी आदेश पारित करवाएगा तो निश्चित ही निंदनीय है। और इसकी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार फिर जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर उन पर फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज करने का आरोप लगा। आपको बता दें कि जन संघर्ष मोर्चा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए एक मांग पत्र में कद्दावर नेता हरक सिंह रावत द्वारा विकास नगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित जमीन के कागजातों में फर्जीवाड़ा कर करीब 107 बीघा जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं, और साथ ही इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की गई है। तो वर्ष 2015-16 में हमने जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं, जो कमिश्नर होते हैं गढ़वाल के, उनको पूरा का पूरा ये जो जांच, जो ये फर्जीवाड़ा हुआ था ज़मीन का शंकरपुर सहसपुर में हरक सिंह रावत जी और उनके करीबी द्वारा जो किया गया था, उस मामले को लेकर के हमने जांच का आग्रह किया था। और उसमें लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की जो रिपोर्ट है, जो गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बनी थी, उसमें इसको बहुत गंभीर पाया है, और इसकी पूरी जाँच निष्पक्ष किसी एजेंसी से और उच्च स्तरीय कोई एजेंसी है उससे कराने की बात कही थी। और वो प्रमुख सचिव गृह को उस समय भेजी थी 2016 में, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं। हमारा इसमें कहना है कि जब राजस्व मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, वर्ष 2000 से लेकर 2007 के टेन्योर में, मात्र शपथ ग्रहण करते ही 5-4 महीनों में इन्होंने सारा का सारा कुछ चक्र रच करके
फर्जी पावर अटॉर्नी बना करके अपने करीबी के नाम, उसके बाद वो अपने करीबी के माध्यम से अपनी पत्नी और एक उनकी बहुत करीबी है उसके नाम पूरा बैनामा संपादित कराया, जबकि ज़मीन उसके नाम है ही नहीं। फर्जी पावर अटॉर्नी दिल्ली में बनाएगी और वो बेटा कोई और है, किसी को जो भीमसेन वर्मा नामक जो उनका बेटा है वो कोई और है। इस तरह के सारे जितने भी किरदार हैं ये सारे के सारे फर्जी हैं, जबकि वो ज़मीन जो है, मेन इसमें बात क्या है कि वर्ष 2003 की बात है, उसमें हरक सिंह राव जी ने एक फर्जी पत्र तैयार किया और उसमें अपने मंत्री के पैड पे बाकायदा जिलाधिकारी के वो निर्देश दिए कि इसमें इनका दाखिली खारिज चढ़ाए, जबकि उनके नाम जमीन ही नहीं थी। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब हमारी जनसंघर्ष मोर्चा की इसमें यही मांग है कि अगर हमने राजभवन को पत्र भेजा है कि अगर इसकी जांच हो जाती है, विजिलेंस या सीबीआई जांच हो जाती है, तो निश्चित तौर में इस तरह के जो गुनहगार हैं। तो आपको बता दें कि सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं इस बार फिर जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर उन पर फर्जीवाड़ा कर जमीन अपने परिचितों के नाम करवाने का आरोप लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से राज्यपाल को भेजे गए एक मांग पत्र में कद्दावर नेता हरक सिंह रावत द्वारा विकास नगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित जमीन के कागजातों में फर्जीवाड़ा कर करीब 107 बीघा जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। उन्होंने कहा पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है, किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं होगी। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, हम तो अलर्ट के प्रति शुरू से हमने अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल व्यवस्थाएं की हैं। हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें लगी हैं, एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लगी है और बीडीएस लगी है, जो डॉग स्क्वाड्स होते हैं वो लगे हैं। तो हमारे सब जगह निरंतर निगरानी है। पूरे क्षेत्र में 400 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ड्रोन कैमरा से हम निगरानी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रयास करता भी है तो हमारी नज़रों से बच नहीं पाएगा। सर, जो भीड़ आ रही है सर, उसको भीड़ को लेकर आसपास के प्रदेशों से क्या संपर्क किया जा रहा है, जैसे भीड़ बढ़ रही है? हमारा लगातार संपर्क है, किंतु एक बड़ी उपलब्धि देखिए इस बार, क्योंकि हाईवे 4 लेन हो गया था। अभी तक भी दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार आम जनता के लिए जो छोटे वाहन हैं उनके लिए अभी तक चल रही है एक साइड। तो ये भी एक मैं कहूँगा उपलब्धि है 4 लेन होने से। कांवड़ यात्रा में पहुंचे कांवड़ यात्रियों ने बहादुराबाद पहुंचने पर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उत्तराखंड के अंदर कांवड़ यात्रियों के लिए जितने भी दावे किए जा रहे हैं सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ना तो रास्ते में कहीं पीने के पानी की सुविधा मिली, ना ही कोई अन्य रास्ते में लगी दुकानों पर आपको बता दें कि साथ ही नकली पानी की बोतलें दोगुने दाम पर बेची जा रही हैं, जिसको लेकर कांवड़ यात्रियों में खासा नाराजगी देखने को मिली है। बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास। समस्या हर तरह की है, क्या समस्या नहीं है? शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, बैठने की समस्या है, क्या समस्या नहीं है? आप बताओ। एक गुरुकुल कांगड़ी स्कूल है, उसके बाहर आगे मतलब कावड़िया बैठ गए तो उसने सारे कावड़िया उठा दिया वहाँ से। गाड़ी आ रही साहब की गाड़ी आ रही, यह बात कह के। अब बताओ कहाँ बैठे कावड़िया? कहीं तंबू लगे हुए हैं? बताओ आप मुझे। इन दुकानदारों के पास कितने तक कहाँ तक बैठ सकते हैं कावड़िया? कुछ नहीं। कावड़ झुलाने का क्या है? पानी सब नकली, 20 लीटर की पानी की जगह भरा हुआ पानी मिल रहा है 20 रुपए में। कुछ नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। यूपी में अच्छी सुविधा मिलेगी आपको, ना पानी है, ना बैठने के लिए है, कुछ नहीं है आपको, कुछ ना लाइट शौचालय नहीं। प्रशासन की तरफ से हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे टैंक, कहीं पानी की जगह शौचालय लगाए गए। क्या सब झूठी खबर है? सरकार को खुद कहीं ना कहीं क्या आपको इस तरह की कहीं भी पूरे रास्ते में अभी तक कुछ नहीं मिला आप लोगों को, कुछ भी नकली पानी मिला पीने के लिए। ये अभी 40 रुपए की, बताओ। 20 रुपए की आती है, यहाँ 40 की मिलती है। मैं तो आप लोग को उत्तराखंड के हरिद्वार में शिवालिक नगर की साप्ताहिक पीठ बाजार में सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों कांवड़ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में हिंदू धर्म के श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं
और वहीं सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। सीओ सदर निहारिका सेमवाल ने बताया कि कांवड़ मेले के मद्देनजर ऐसे कृत्य सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकते हैं। ये बात है, अभी जब कल परसों बारिश का मौसम था तो ये लोग आम लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, ये यहाँ पे पीट बाज़ार में अपनी फेड़ियाँ लगाते हैं। तो बारिश होने की वजह से उस दिन इन लोगों के दिमाग में आया कि हम लोग यहीं पे ही नमाज़ पढ़ लेते, तो उन्होंने वहाँ दरी बिछाई और उस पर नमाज़ पढ़ने लगे। तो वहाँ पे जो आम जनता थी उनको उनके इस कृत्य से थोड़ी आपत्ति हुई, इसकी वजह से उन्होंने सूचना हम लोगों को दी। अब क्योंकि कांवड़ का टाइम है और ऐसे सार्वजनिक स्थल पर आपको ऐसे हरकतें या ये वाली जो इनकी थी ये दूसरों को आपत्तिजनक लगी, इस वजह से हमने इनके ऊपर 151 की कार्रवाई करी और इनको एक दिन के लिए हमने जेल भेजा, बाकी कल इनकी। विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत एक प्रतिष्ठित स्कूल द्वारा जुमे के दिन आधा घंटा पहले छुट्टी किए जाने को लेकर नोटिस मामले ने तोड़ पकड़ लिया है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन मुखर हो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो वहीं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इस मामले को लेकर स्कूल संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एसडीएम विकासनगर और खंड शिक्षा अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की है। शुक्रवार लिखा है, मानव शुक्रवार लिखा है। और एक बात, दूसरी बात यह है, अगर आपका सर काटने का आदेश दे तो सर काटोगे, इसका मतलब आज आपने छुट्टी दी किसी कहने से, कल किसी के कहने से सर काटोगे। इससे तो आपकी नीयत और स्पष्ट हो रही है। किसी के कहने से आप कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी की प्लानिंग में हो, और किसी की और प्लानिंग किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की भारत में नजर है, भारत को डिस्टर्ब पाकिस्तान कर सकता है। तो ये योजना पाकिस्तान की तो हो सकती है जो किसी का कह रहे हैं, या जो किसी का नाम ले रहे हैं वह भी पाकिस्तान का आदमी होगा, ये खुद पाकिस्तान का है, इसीलिए तो बात मानना है। ये हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का खाता है, हिंदुस्तान का व्यापार करता है, हिंदुस्तान के कानून से काम नहीं करना चाहता आदमी। इसका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा सीमा स्थित गडरिया बाग क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सड़क का लोकार्पण किया। सितारगंज विधानसभा अंतर्गत गडरिया बाग क्षेत्र में करीब 70 लाख की लागत से बनाई गई सड़क का उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री एवं सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर कैबिनेट मंत्री बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। गडरिया बाग क्षेत्र में करीब 40 वर्षों से क्षतिग्रस्त सड़क के कारण ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान सौरभ बहुगुणा ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले सड़क का निर्माण कराने की घोषणा की थी। चुनाव जीतने के बाद कैबिनेट मंत्री बने सौरभ बहुगुणा ने ग्रामीणों के किए वादे को निभाते हुए सड़क का निर्माण करा दिया। आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के लिए 12 माह का समय दिया गया था, लेकिन विभाग ने 6 महीने में ही सड़क को तैयार कर दिया। मोहल्ले के सभी लोगों को एक बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी, लगभग जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि 40-45 साल से ये रोड की डिमांड कर रहे थे। रोड नहीं थी, लोगों को बहुत समस्या होती थी, बारिश में निकलना दुश्वार हो जाता था, यहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और ये रोड आज बनकर तैयार है। उसी का आज हमने उद्घाटन किया है। मैंने अपने पिछले चुनाव में जो 2022 का चुनाव है उसमें वादा किया था कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ये रोड का निर्माण कराया जाएगा, और आज वो चुनावी वादा पूरा होगा। प्रधान जी का धन्यवाद करूँगा, लगातार संघर्ष करती हैं यहाँ के लोगों के लिए, लगातार समस्याएं उठाती हैं यहाँ के लोगों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बधाई दूंगा कि 12 महीने में इस रोड का अनुबंध हुआ था कि 12 महीने में रोड कंप्लीट होनी है, लेकिन जन समस्याएं को देखते हुए और बारिश का समय है तो 6 महीने में इस रोड को पूरा किया गया है। तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बहुत। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां कुमाऊं मंडल के कई जिलों से फरियादी सड़क, बिजली, पानी, जमीन के फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे जैसी शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार जनता दरबार में जमीन से जुड़े फ्रॉड के बड़े मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा वह इसे भूमि की खरीद फरोख्त की रोकने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सामने रखेंगे।
देखिए, आज जनता मिलन में 2-3 मामले ऐसे आए जहाँ पे कि जो ज़मीन है वो जो विक्रेता है उसने पहले एक आदमी को बेची और फिर उसी दिन दूसरे को भी बेच दी, जिससे कि जो पहला वाला ट्रांजैक्शन था, दूसरा वाला ट्रांजैक्शन था, उसमें एक पार्टी ने कब्ज़ा ले लिया। दूसरा वाला जब पहुंचा उसने कहा साहब ये तो मेरी थी, तो उसको लेके झगड़ा भी हो गया और ये एक फ्रॉड भी है। तो ऐसे मामले अब मेरे पास 9-10 से ऊपर जमा हो गए हैं। तो इसमें इन सबको मैं लैंड फ्रॉड कमेटी के सामने, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको भी बुला के इसको रखेंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ज़मीनों का, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज की जाएगी। और जनता मिलन में आज 2 और गंभीर मसले आए थे। एक तो चोरगलिया में जो भूकटाव हो गया काफ़ी जगहों पे, वहाँ पे वायर क्रेट्स लगने हैं, फ्लड प्रोटेक्शन के काम्स होने हैं। और एक गौलापार में आजकल काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो स्नैक्स की बढ़ी है, और सांप काफ़ी दिख भी रहे हैं और स्नैक बाइट के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक तो मैंने सभी हॉस्पिटल से कहा है कि सभी के पास एंटीवेनम उपलब्ध हो, आपके माध्यम से भी पब्लिक को पता चल जाए कि सुशीला तिवारी इसके लिए सेफेस्ट जगह है। जब भी कहीं पे ऐसा मामला होता है तो वहाँ चले जाएं। एक और मसला जाइडस फैक्ट्री का है जो कि सितारगंज में है, उसमें भी ये फैक्ट्री कुछ समय से बंद है, और वहाँ के भी जो श्रमिक भाई हैं वो मुझसे मिले थे कि इसमें जो तालाबंदी हुई है वो अवैध है। तो उसका भी परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें जो लेबर कमिश्नर है उनसे मैंने कहा है कि इनकी बात को एक बार सुना जाए और जो भी इसमें लीगल एक्शन होना है। चंपावत में टनकपुर निवासी पुष्पा देवी ने पिछले 17 वर्षों से नगर पालिका से हाउस टैक्स लगाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन न्याय न मिलने पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय शुक्ला ने 7 माह के अथक प्रयासों के बाद 2005-06 से बंद हाउस टैक्स को पुनः सुचारू करवाकर पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता मिली है। ऐसा रहा कि मैंने एक बार अनीता दीदी से कहा कि अनीता दीदी मेरे को हाउस टैक्स चाहिए, बच्चों के बारे में कोई काम लगता है तो वहाँ कहते हैं हाउस टैक्स की रसीद लाओ, तो हमारे पास नहीं है। उन्हें दीदी कहीं से जुगाड़ करो तो आप हो जाए। तो दीदी ने फिर शुक्ला जी के जरिए से वहाँ तक हो जाए। नगर पालिका गई थी तो कह रहे हैं न्यायालय जाओ, न्यायालय तो हमारा तो हक है ही, तो न्यायालय तो हम कैसे जाए। छोटे छोटे बच्चे थे उस समय मैं न्यायालय गई नहीं, तो बहुत परेशान रही। तो अनीता दीदी कहने लगी कि देखो परेशान मत हो, विनय शुक्ला है मानव अधिकार के, वो आपका करते हैं। उन्हीं ने फिर सर को मिलवाया, तो सर ने तक जब जाओ वहाँ पे तो नगर पालिका कह रहे न्यायालय जाओ और न्यायालय से आपका होगा, नहीं हो पाया। इधर उधर सारे कागज़ बताए कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, ला के कागज़ भी सब दिए, तब भी बड़ी मुश्किल से सर ने, शुक्ला जी ने ये आज अब कटा है। सन 2006 से अब तक नहीं कटा था, अब कट गया है। तो कैसा लग रहा है जब 17 साल बाद तुम्हारा हाउस टैक्स कटा है? अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, क्या नाम है, मुझे कह नहीं सकती हूँ कितनी खुशी है। उम्मीद नहीं थी कि मुझे हो जाएगा ये काम, कि उम्मीद आ गई है। पूरा मामला ये हमारे यहाँ एक महिला सेल की अनीता देवी हैं, जो महिलाओं की दुख परेशानी या किसी भी लीगली समस्या को हमारे पास ले आया जाता है। उनके माध्यम से एक पुष्पा देवी टनकपुर की हैं, उनको लाया गया, जिनकी मुख्य समस्या ये थी कि 2005 और 6 से उनका हाउस टैक्स काटना बंद कर दिया। ऑफिशियली टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी समय से परेशान थी, और वो जहाँ कहीं भी जाती थी उसको यही कहा जाता था कि आप कोर्ट के जरिए करवाइए। फिर उनका पूरे दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत हमारे द्वारा पत्राचार किया गया और विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किया गया। संपर्क स्थापित करने के बाद और जो वर्तमान चेयरमैन है उनका भी सहयोग रहा, वो सब संपर्क करने के बाद फिर इस पूरे मामले का सॉर्ट आउट कराते हुए और अब उनका हाउस टैक्स लगभग 17 वर्षों बाद हो पाया है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 माह लग गए। इसमें मेरे द्वारा पीड़िता के पत्राचार करवाया गया, जो कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने सीधा हस्तक्षेप करके टनकपुर नगर पालिका के जो ईओ हैं उनको तलब किया गया और संबंधित अन्य अधिकारियों को, जिसके उपरांत सारे पत्राचार को डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराना पड़ा। इन सब अथक प्रयासों के बाद हो पाया, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इनका जो मामला था वो असल में कोर्ट जाने के उपरांत ही हो पाता, लेकिन इसमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और कुछ पूर्व के अधिकारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा कूट रचित संरचना की गई थी,
जिस कारण ये महिला परेशान थी। और इसकी परेशानी ये थी कि सरकार के द्वारा मिलने वाली मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही थी हाउस टैक्स न होने के कारण, जिसके कारण इसके मानव अधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। उत्तराखंड के चंपावत में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में छात्र उत्कर्ष अग्रवाल ने 95.8% अंक प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि उत्कर्ष अग्रवाल ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत नर्सरी क्लास से टनकपुर के सेंट फ्रांसिस विद्यालय से की थी। वहीं टॉपर छात्र उत्कर्ष ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को दिया है। छात्र उत्कर्ष ने पूर्व में भी जेईई मेंस 2022 में उत्तराखंड परीक्षा में 97.13% अंक लाकर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। मैं अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को और सारे टीचर्स को देना चाहूँगा। वो नहीं होते तो मैं इस कामयाबी को नहीं पा पाता और मैं आगे इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसके रिज़ल्ट मेरा 97.13 परसेंटाइल आई है। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा और मैं बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। 95.8%। और से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा खूब कामयाब हो, परिवार का नाम रोशन करे, क्षेत्र का नाम रोशन करे, स्टेट का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, देश की सेवा करे और खूब मेहनत करे। हम भविष्य में जो भी ये जहाँ भी जिस क्षेत्र में आगे जाने की कहेगा हम इसे प्रेरित करेंगे। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसका विदेशों में उगने वाला ड्रैगन फ्रूट अब उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड उद्यान विभाग ने श्रीनगर में ड्रैगन फ्रूट की खेती पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी है। अब ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो ड्रैगन फ्रूट के पौधे आमजन तक भी पहुंच सकेगा। वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती करके स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इससे पहाड़ों से लेकर मैदान तक युवाओं को नया रोजगार मिल सकेगा। यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोज़गार का एक साधन बन सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मार्केट में भी काफ़ी अच्छे दामों पे बिकता है और इसकी जो मार्केटिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, तो युवा इसे जोड़ करके अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। देखिए ये जो ड्रैगन फ्रूट है, तो जब इसको भारत में लाया गया तो गुजरात में इसका नाम जो है कमलम पड़ा है, तो इसको भारत में कमलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये अभी तक जो है विदेशों में इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन भारत में जो है ये अभी काफ़ी कम जगह पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। इसमें जैसे विदेशी फल के नाम से जाना जाता है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये विदेशों से जो ही भारत में आता था। भारत में इसकी बड़ी मार्केट है। तो जैसे समुद्र के किनारे या इस तरह से अभी तक जो है ये फल आपको आम बाज़ार में दिखने को नहीं मिलेगा, छोटे मार्केट में दिखने को नहीं मिलेगा, ये बड़ी मार्केटों में ही मिलता है। यानी कि भारत के अभी बहुत कम जगह पर क्या है ये उत्पादन इसका किया जा रहा है। जैसे भारत में जो है आपका राजस्थान है और आपका बिहार है, महाराष्ट्र है, तो कुछ राज्यों में इसका जो है अब काफ़ी अच्छे लेवल पे क्या है इसका पौधे लगाए गए हैं और इसको अच्छी तरह से संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो पौधे हमने एक ट्रायल के रूप में इसको लगाया है, तो ये पौधे भी हमने राजस्थान से 214 पौधे मंगाए थे। इसके आप देखेंगे, जैसे आप अलग अलग जगह देखेंगे तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग दिखने को मिलेंगे। यानी कि इसका जो सीधा सा एक मोटिव है वो ये है कि मतलब हम पौधे को जो है, क्योंकि ये नीचे से एक इसको सहारा चाहिए होता है, इसके लिए स्टैंड चाहिए होता है, और स्टैंड पे अगर हम जैसे आप पीछे देख रहे होंगे तो स्टैंड पे जो है हमने 4 पौधे क्या कर रखे हैं, एक स्टैंड पे लगा। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।